हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सारे करवाने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये देखने नहीं आए होंगे। जो एंड में फ्रैक्शंस के कंपैरिजन के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आए होंगे हैं। और मैक्सिमम चांसेस भी हैं कि आप वो देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो। लेकिन अगर आप वो देखने के लिए नहीं आए हो, उससे पहले वाले क्वेश्चन देखने के लिए आए हो, तो भाई उन क्वेश्चंस को 3-4 बार ट्राई करना, मैक्सिमम चांसेस आप खुद ही कर लोगे। फिर भी अगर डाउट हो या मेथड लेंदी हो तो वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज फ्रैक्शन वाले तो देख लो, वो तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन से पहले जो क्वेश्चंस आपको दिखे हैं पीडीएफ में वो ऐसे हैं कि भाई जस्ट सिंप्लीफाई देम। उनके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपली हम सिंपल अपनी कॉमन सिंप्लीफिकेशन टेक्निक से सिंपली सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखो भाई, 1+4/5 ये सीधा सीधा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 9/5। और अब ये 5 ऊपर चला जाएगा बिकॉज ऐसे है 3/9/5, तो 5 ऊपर चला जाता है उस केस में। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा। तो अब आप 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3/3। तो क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया 5/3। तो 2+5/3, 3 दूनी 6, 6 और 5 11/3। तो नीचे 11/3 है तो भाई 3/11 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो ये चीज़ हमने अब तक सोल्व कर ली है सारी, ठीक है। तो 2 × 3 यानी कि अब तक है भाई 6/11। तो 11 एकम 11, 11 और 6 17, 17/11 यानी कि अब हो जाएगा 11/17 यहाँ पर। अब हम यहाँ तक पहुँच गए यहाँ पर, ठीक है। तो 1+11/17, तो ये रहा आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। 1+1/2 इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ खास वो नहीं है, बस ऐसे ही सोल्व करते जाओ। और इनको आप मेंटली कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो, विजुलाइजेशन करो यहाँ पर कि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो इनको मेंटली कर सकते हो। यहाँ पर हो गया 3/2, तो ऊपर 2 चला गया, नीचे आ गया जी 3। 1 2/3, 5/3 हो गया। 5/3 हो गया तो ऊपर 3 चला गया, नीचे क्या आ गया, यहाँ पर नीचे यहाँ पर आ गया जी 5। तो 1 3/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 8/5। तो 8/5 हो गया, तो 8 तो यहाँ पर चला गया, ऊपर चले जाएगा 5, तो 5 चला गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब तक हमने ये सारा सोल्व कर लिया। तो 1 5/8, तो 8 एकम 8, 8 और 5 13/8। तो x की वैल्यू आ गई 13/8। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं 2 × 13/8 + 7/4 की वैल्यू। तो 2 से अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो 2 चौके 8 पर जाएगा। तो ये हो गया भाई 20/4 यानी कि 5। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये देखो भाई, करना क्या है, 3 चीज़ें सोल्व करनी है। एक तो ये वाली चीज़, फिर डिवाइडेड बाई उसके नीचे ये वाली चीज़ सोल्व करके लिख देनी है, फिर डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ सोल्व कर देनी। तो चलो कर देते हैं। तो सबसे पहले इस ऊपर वाली चीज़ को मैं सोल्व कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए कि 7 चौके 28 और एक 29/7 बनाने की ज़रूरत नहीं है इसे, ठीक है। 4 दूनी 8 और एक 9/4। इसे ऐसे करके कर सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 4 1/7 -2 1/4 है कि भाई 4 में से 2 को सेपरेटली घटा दो। इंटीजर्स का अपना अलग हिसाब कर लो, फ्रैक्शंस का अलग हिसाब कर लो, ठीक है। 4 में से 2 गए 2, और 1/7 में से 1/4 गए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, ऐसे ही होता है ना, 4 - 7/7 चौके 28 क्रॉस 4 एकम 4, 7 एकम 7, 4 में से 7 गए। तो अब आप बोलोगे कि -3/28 आ गया। तो भाई इस 2 को मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा, एक और एक। और अब देखो 2 तो आ गया था, 4 में से 2 गए 2, अब आ गया 3/28। तो इस 1 और 3/28 का अपना अलग हिसाब कर लेंगे। 1 - 3/28 सीधा सीधा दिख रहा है, 28 एकम 28, 28 में 3 गया, 25/28 बचेगा। तो यहाँ पर ये जो ऊपर चीज़ है, यहाँ पर ये आ गई 1/25/28, ठीक है। अब आप इसको वो कर सकते हो कन्वर्ट, 28 एकम 28 है, बिकॉज इसके अलावा और कुछ तो है नहीं सोल्व करने को। तो 53/28। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मान लो यहाँ पर ऐसे होता कि भाई 10 1/7 और 2 1/4, सपोज ऐसे होता, तो उस केस में आप क्या करते, देखो 10 में से 2 गए 8, और 1/7 - 1/4 ये तो वही आता -3/28 ये। तो भाई इस 8 को मेंटली ऐसे देख लेते हैं हम, 7 और 1, और इस 1 में से 3/28 को घटाएंगे तो 25/28 आएगा, ये सीधा सीधा दिख रहा है। तो ऐसे फिर सीधा ऐसे दिख जाता है 7 25/28। तो इस 8 में से
जब ये नेगेटिव का आता है तो 8 में से एक को उधर भेज देते हैं कि जा भाई उसका हिसाब करा तू, नेगेटिव आया है, हमारे पास बच जाता है 7 और वो उसका हिसाब करके 25/28 दे देता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको मेंटली सोल्व कर दोगे। अब देखो 3 और 1 4 और 1/2 + 1/7, 7 एकम 7 और 2 9, 9/14। तो देखो मेंटली सोल्व कर सकते हैं ना, और कितने भी आ जाएं जल्दी जल्दी कर देंगे हम उनको मेंटली सोल्व। तो 14 चौके 56, 56 और 9 65/14, तो नीचे हो गया 65/14। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, ऊपर है 53/28 और नीचे है 65/14 डिवाइडेड बाई, इसको किसी चीज़ से डिवाइड किया है, किससे, इस चीज़ से, ठीक है, इस पूरी चीज़ से। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 × 5 25 - 1 24/5। अब ये 5 ऊपर जाएगा, यहाँ पर नीचे रह गया 24। तो 24 दूनी 48, 48 और 5 53/24। तो भाई ऊपर हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब तक हमने इतना सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो 53 दूनी 106, 53 2 जा 106, 106 + 24 130/53, 130/53, यहाँ तक आ गया 130/53 और ऊपर है 1 डिवाइडेड बाई 130/53, तो ये आ गया भाई 53/130। ठीक है, 1 से डिवाइड है तो उल्टा हो जाएगा। अब एक बार यहाँ पे भी सोल्व कर लेते हैं। 14 दूनी 28, ठीक है, और 65 × 2 क्या हो जाएगा, 65 × 2 हो जाएगा 130। तो भाई देखो 53/130 डिवाइडेड बाई 53/130, तो सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा आंसर। 5/5 एक ही होता है? तो √1 = 1, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने देखो कभी भी जनरली स्टूडेंट जो इनमें गलती कर सकता है, अगर वो कैलकुलेट करेगा तो इतनी कैलकुलेशन नहीं है कि भाई कोई गलती करेगा, अगर उसे कैलकुलेशन आती है तो जनरली वो गलती करता है कि ऐसे क्वेश्चन की शक्ल देखकर हड़बड़ाहट हो जाती है, अरे भाई अब ये निकालना पड़ेगा, तो वो चीज़ क्या करती है, आपसे सिली मिस्टेक कमिट करवाती है बिना वजह। ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स गंवाने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन गंवाते हैं लोग, गंवाते हैं, लॉजिक बेसिक से ना हो तो आपने नहीं गंवाने। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे मत सोचो कि अरे इतनी कैलकुलेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबको करनी पड़ेगी, आपको अलग से थोड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप शांति से करोगे, आपको खुश होना चाहिए कि अरे बच्चों वाली चीज 4 1/7 2 1/4 क्या छोटी छोटी चीजें हैं, कर दूंगा, खुश हो जाओ, शांति से करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो, 5 सेकंड ज़्यादा ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बंदा जो हड़बड़ाहट में करेगा, अगर मान लो आप 20 सेकंड या आप 25 सेकंड ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और दूसरा बंदा हड़बड़ाहट में करके वो बोलेगा कि मैं तो 20 सेकंड में निकाल दूंगा, लेकिन वो सिली मिस्टेक करेगा, 20 सेकंड लगाएगा -1 कमाने के लिए, आप 25 सेकंड लगाओगे +1 कमाने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन ठीक करने के लिए, वो लगाएगा एक क्वेश्चन गलत करने में, तो फायदा है ना। या फिर अगर सिली मिस्टेक हुई, ऑप्शन मैच नहीं लगा, तो वो फिर से हड़बड़ाहट में 20 सेकंड और लगाएगा, 40 सेकंड लगाकर 1 नंबर कमाएगा, एक क्वेश्चन ठीक करेगा। आपने 25 लगाकर कर लिया। तो हड़बड़ाहट और तेजी बिना वजह की, बिना शांति वाली तेजी हमेशा मार देती है। ये देखो भाई, तो कुछ नहीं है, एक को अलग से रखो, बाकी सारे में पैटर्न तो वो दिख नहीं रहा, वो वाला पैटर्न तो ढूंढना मत, वो वाला 2 × 3 3 × 4 वाला, वो तो है नहीं, यहाँ पर देख के पता लग गया। सिंपली एलसीएम ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 × 14, 4 7 28, 7 चौके 28, 14 दूनी 28, 28 एकम 28। तो ऊपर जब आप देखोगे तो यहाँ पर सम आ गया 28/28, तो ये हो गया 1, और ऊपर मैंने एक 1 को एक्स्ट्रा छोड़ दिया था ना, क्योंकि ऑलरेडी सोल्ड है वो, उसको अंदर क्यों ले, 2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखो भाई, तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको वो वाले क्वेश्चंस याद आ जाने चाहिए थे, कौन से वाले वो बताने जरूरी है। यहाँ पर देखो, इफ 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन अप टू n² = x, तो 2² + 4² + 6² अप टू 2n², ये पूरा 2n², उसका डबल है ये, = व्हाट। तो देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें से अगर आपको कुछ कॉमन लेना हो और ऊपर वाले के बराबर बनाना है, तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके ये नीचे वाला 1² + 2² + 3² बनेगा। या फिर अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर वाले का कितने गुना है, ये ऊपर वाले का 2 गुना नहीं है, 2 की पावर 2 गुना है।
अरे भाई जब 2 की पावर 2 गुना है तभी तो 2 की पावर 2 कॉमन लेने से ये सेम हो जा रहा है। 2 की पावर 2 गुना सेम लेने से, अगर 2 गुना होता तो 2 जब बाहर लेते तो अंदर सेम हो जाता। तो मतलब नीचे वाली चीज जो देखने में डबल लग रही है, लेकिन लेकिन दोनों जगह पावर 2 है, तो वो 2 की पावर 2 4 गुना है ये नीचे वाली चीज। अगर हर एक जगह पर क्यूब होता तो नीचे वाली जो चीज है ना, नीचे वाली जो चीज है वो 2 की पावर 3 8 गुना हो जाती। फिर तो ऊपर अगर x है तो नीचे 8x आता उस केस में। क्लियर है? तो यहां पर मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर अब आपको देखकर लगेगा 8 का डबल 16, 13 का डबल 26, 18 का डबल 36 कि भाई ऊपर वाले डबल हैं, लेकिन ऊपर वाले डबल नहीं हैं। यहां पर दोनों जगह स्क्वायर इन्वॉल्व है, स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो देखने में भले ही डबल लग रहे हो, लेकिन वो 2 की पावर 2 गुना है। तो 2 की पावर 2 गुना होने का मतलब क्या है कि नीचे जो चीज लिखी हुई है उसका 2 की पावर 2 गुना है ऊपर चीज। जब आप ऐसे काटोगे, 4 गुना चीज को काटते हो तो 4 आता है ना, 2 गुना चीज को काटते हो तो 2 आता है। तो ऐसे ही ये देखकर पता लग जाता है कि नीचे वाली से ऊपर वाली चीज को काटूंगा तो वो 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुना है। तो उसको 4 पर काट दोगे तो आंसर आ जाएगा √4 यानी कि 2, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात? ये यहां पर समझाना चाह रहा हूं। अब इसी कंसेप्ट को अगले 2 क्वेश्चंस के ऊपर आपने लगाना है, अगर ये देख नहीं आए हो तो इसमें लगाओ जरा। तो भाई एग्जामिनर, और ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये वाला और इससे अगले वाला जो आने वाला है। ठीक है, देखो कि यहां पर आपको एक बात पता है कि मान लो एक हमारे पास 5 है और एक हमारे पास 0.5 है, तो ये 5 जो है ये इस 0.5 का 10 गुना है। ये बात तो पता होगी ना, 5 जो है 0.5 का 10 गुना है, क्योंकि पॉइंट लगाने का मतलब होता है किसी चीज को 10 से डिवाइड कर देना। तो ऊपर वाली चीज है यानी कि 0.5 और 0.05, यहां पर ये वाली चीज 10 गुना है, 10 टाइम्स है इसकी, क्योंकि यहां पर एक के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर 10 से एक्स्ट्रा डिवाइड किया हुआ है। तो यहां पर आपको देखकर पता लगेगा कि यहां पर 2 के बाद पॉइंट है, यहां पर 1 के बाद, यहां पर 3 के बाद, यहां पर 2 के बाद, यहां पर 4 के बाद, यहां पर 3 के बाद। तो मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं, देखो कि इस चीज के कंपैरिजन में ये वाली चीज 10 गुना लग रही है आपको कि भाई 0.1 जो है वो 0.01 के कंपैरिजन में 10 गुना है, लेकिन यहां पर 10 गुना नहीं है। एक्चुअल में 0.01 के कंपैरिजन में 0.1 10 गुना है, लेकिन यहां पर क्योंकि स्क्वायर इन्वॉल्व है तो यहां पर इस चीज के कंपैरिजन में ये वाली चीज 100 गुना है, इस चीज के कंपैरिजन में ये वाली चीज 100 गुना है, इस चीज के कंपैरिजन में ये वाली चीज 100 गुना है। तो ऊपर वाली जो चीज है ना, तो देखो एक और फॉर्म में मैं आपको लिख कर दिखाना चाहूंगा। मतलब कि हो क्या रहा है, अगर ये चीज A है तो ऊपर 100 A है, अगर ये चीज B है तो ऊपर 100 B है, अगर ये चीज C है तो ऊपर 100 C है। ऊपर जो मामला रखा हुआ है वो नीचे वाली पूरी चीज का 100 गुना है। समझ गए बात? यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले को काटोगे, 100 कॉमन लेके देख लो, ABC आ जाएगा तो 100 आएगा। यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये क्वेश्चंस दिए हैं एग्जामिनर ने, तो इनको ऐसे सोल्व करने में बड़ा इजी हो जाता है। ये 10 गुना है, 10 गुना है, 10 गुना है, तो यानी कि ऊपर वाला 100 गुना, काटोगे तो 100 आएगा, √100 = 10, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये देख कर करने के क्वेश्चन है, देख कर जब आप समझ गए कि ये पैटर्न है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है अगले वाला, वो और ट्राई करो फिर। ये देखो भाई, तो यहाँ पर दिख रहा है ना कि भाई ऊपर वाले में एक कम के बाद है पॉइंट, यहाँ पर भी ऊपर वाले में एक कम के बाद पॉइंट, यहाँ पर ऊपर वाले में एक कम के बाद पॉइंट, यानी कि ऊपर वाली जो चीज़ है वो 10 गुना है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 इन्वॉल्व है, तो 10 गुना नहीं वो 100 गुना है। यहाँ पर भी 100 गुना, यहाँ पर भी 100 गुना, पिछले क्वेश्चन की तरह। यानी कि नीचे से ऊपर वाली चीज़ को काटूंगा तो 100 पर जाएगी, तो √100 = 10, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है भाई? तो अब ये देखो भाई, 1 - 1/3 क्या होता है, सिंपली सोल्व कर लो, 2/3 इंटू 1 - 1/4 क्या होता है, सिंपली सोल्व 3/4, 4/5। तो ऐसे हम यहाँ तक तो जाएंगे नहीं सोल्व करते। तो आपने इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, 99/100। एक पैटर्न बताऊँ कि ये कटते हैं, ये तो आपको दिख गया कि ये कटते हैं। तो पैटर्न ये है कि अगर इस वाले टर्म के अंदर ऊपर वाला बचता है तो आखिर वाले में नीचे वाला बचेगा बस। अगर इस वाले टर्म में नीचे वाला बचेगा तो आखिर वाले में ऊपर वाला बचेगा।
ये सिंपल सी बात है। तो जब ये ऐसे कटे तो वहीं पर रुक जाया करो और जस्ट ये देख लिया करो कि ये जो लास्ट टर्म है इसके नीचे वाला क्या होगा। अगर जब ऐसा पैटर्न है तो, और ये जनरली मतलब रिपीटेड पैटर्न है ये, यहाँ पर आंसर हो गया ये सारे कट जाएंगे ऐसे, ठीक है। 2/100 तो आंसर हो गया 1/50 यानी कि ऑप्शन सी। तो भाई ये हो गया, जनरली इसको सॉल्व कर लो नॉर्मली। 3/2 ये हो गया 4/3, ये हो गया 5/4। तो यहीं पे रुको, 3 3 4 4, यहाँ पर नीचे वाला बचा तो आखिर में पक्का ऊपर वाला बचेगा। तो 120 एकम 120 प्लस 1 121/120, तो ये कटेगा भाई, बिकॉज पहले नीचे वाला बचा है तो एंड में ऊपर वाला बचेगा। तो आंसर इज 121/2 यानी कि 60.5, देयरफॉर ऑप्शन सी। तो ये देखो भाई 2017 मेंस का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 3/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4/3, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखते ही हमें पता लगा कि यहाँ पर तो नीचे वाला बच गया है ना, तो एंड में ऊपर वाला बचेगा, तो मैं सिर्फ ऊपर वाला ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 998 इंटू 1, 998 प्लस 1 999, नीचे वाला कटेगा ही कटेगा। तो ये हो गया 999/2। तो 1000 से 1 कम है, तो 1000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता तो 500 आता, तो ये आएगा 499.5। तो भाई 499.5 है, 497 से तो बड़ा ही है, तो मतलब कि ठीक है। अब आगे वाली ये जो चीज़ है, अगर ये भी आप हड़बड़ाओगे नहीं तो ईजिली मेंटली इसको बता सकते हो कि कौन सी चीज़ बड़ी है। देखो कैसे बता सकते हो, मेंटली बता सकते हो ईजिली। कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इंटीजर्स को अलग से देख लेते हैं। 14 और 5 19, 19 में से 2 गए, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव है ना। 14 और 5 19, 19 में से 2 गए 17, ठीक है। 3/4 प्लस 1/4, एक्चुअल क्वेश्चन है ये। 1 माइनस 1/2, 1/2, 17 1/2। अब देखते हैं ये बड़ा है कि नहीं। तो 11 प्लस 12 23, 23 में से 7 गए 16, 16। 1/8 प्लस 3/8, 4/8, 4/8 का क्या मतलब होता है 1/2। तो 1/2 में से 1/4 घटाओगे तो 1/4 आएगा, क्योंकि 2/4 होता है, ठीक है। तो भाई 17 1/2 बड़ा है इससे, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये वाला भी ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया जी ऑप्शन 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मतलब इनको मिक्स्ड फ्रैक्शंस ही रख के सोल्व करना है। ऐसे नॉर्मल फ्रैक्शन ऐसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो बिना वजह कैलकुलेटिव बना लोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने देखना पड़ता है क्वेश्चन को कि हाँ यार इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये देखो भाई, ये है x, तो यहाँ पर उसने क्या किया, नॉर्मली वैल्यूज देता था, जैसे यहाँ पर ये वैल्यूज दे रहा है 1 + 1/2, 1 + 1/3। यहाँ पर उसने क्या दे दिया 1 + 1/x, 1 + 1/x + 1, तो मतलब x को घुसा दिया, बस चीज़ वही है। इसको सोल्व करोगे तो खुद भी पता चल जाएगा। x × 1 x + 1, x + 1/x इंटू x + 1 × 1 x + 1 + 1 x + 2। नॉर्मली मैं उसी तरह से सोल्व कर रहा हूँ जैसे करते हैं कि दिस इंटू दिस प्लस दिस, यही कर रहा हूँ। x + 2 × 1, तो x + 2 ही रहेगा, +1 x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x + 4/x + 3। तो भाई देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट होएगा, तो यहाँ पर x + 4/x यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो ये भी 2017 मेंस का क्वेश्चन है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो पता लगेगा, यहाँ से 3/2 इंटू यहाँ से 5/4, लिखते रहो बस, फ्लो बनाओ। और फिर मैंने आगे देखा ये 2 लिखते हैं कि आगे कोई पैटर्न वगैरह ऐसा नहीं है कि डॉट 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 ऐसा करके आ जाता है ना कि 1 + 98 ऐसे करके, ऐसा तो है नहीं। तो सोल्व करते रहेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पर 7/6, यहाँ पर 9/8, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 4/5, यहाँ पर 4/5, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 9/8, यहाँ पर 6/7 इज इक्वल टू समथिंग, देखेंगे इसको बाद में। तो देखो 3/2 2/3, 4/5 5/4, 7/6 6/7, सिर्फ बचा 9/8। तो इसको इज इक्वल टू किया है 1 + 1/8। तो 9/8 क्या होता है 1 + 1/8 होता है ना, 1 + 1/x के इक्वल, तो x = 8। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन 2। अगर आप ये सोचो इसको तो मैं ऐसे देख नहीं पाता, तो पहली बात तो इसको ऊपर लिख रखा है, क्यों नहीं देख पाते। अगर फिर भी ये हो कि नहीं भाई मैं तो फिर भी नहीं देख पाता, तो वैसे तो देख पाने चाहिए। 9/8 = 1 + 1/x, इस 1 को उस साइड भेज दो, फिर ये माइनस का हो जाएगा। तो 9/8 - 1 1/8 x = 8, तो ऐसे आ जाता है।
तो भाई इनका सम बताना है। इसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं इस तरीके से बता दूं कि इसको सोल्व करके, तो देखो इसको सोल्व कर देता हूँ। n+1 इंटू 1, n+1 -1, मतलब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ n+1। ठीक है, तो ये हो गया जी n/n+1, प्लस यहाँ पर प्लस है ना, n+1 इंटू 1 यानी कि n+1, आगे है -2 डिवाइडेड बाई n+1, तो ये क्या आ गया, ये आ गया n-1। तो पैटर्न कुछ पता चला, इससे एक कम हो गया और आगे 3 घटा रहा है, तो अब की बार क्या हो जाएगा n-2 अपॉन n+1। ऐसे ही चलते रहेंगे, एंड में क्या आया n+1 इंटू 1, n+1 माइनस n, तो n से n गया 1/n+1। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है देखो, n, n-1, n-2 ऐसे घटता गया और 1 तक चला गया, और डिनोमिनेटर सबका n+1 ही है। तो जब 3/5 और 7/5 होता है तो आप 10/5 करते हो ना जोड़ के, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, डिनोमिनेटर सेम है। तो भाई देखो डिनोमिनेटर है n+1 और ऊपर इस साइड से लिखो जरा, समझने में आसानी रहेगी, 1 + 2 + 3 until n, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए था, वो क्या है n इंटू n+1/2, n+1 से n+1 गया, आंसर इज n/2 एंड दैट इज ऑप्शन बी। तो एक तो ये तरीका है, इसको बड़े कई तरीकों से कर सकते हो, या फिर एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो 1 है, ये कितने 1 है, बिकॉज ये ऐसे एडिशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो ब्रैकेट्स के बिना भी हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स हैं नहीं। ऐसे 3 + 5 ऐसे कर लो, या 3 + 5 कर लो, या 3 + 5 + 2 + 3 ऐसे कर लो, या बीच में से ब्रैकेट्स को हटा दो, कोई फ़र्क नहीं होता है ना, जब सारे ऐसे एडिशन में है। तो देखो कितने 1 हैं, ये 1 कितने, सबसे पहले तो 1 को जोड़ लूँ। तो देखो भाई यहाँ पर ये बंदा 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 n तक गया, ऐसे उसने चीज़ बना दी। तो 1 से लेकर n तक गया, मतलब कि टोटल n टर्म्स हैं इस चीज़ के अंदर, n पद हैं। तो 10 बार 1 होएगा तो उनका सम आएगा 10। अब n बार 1 है यहाँ पर, हर एक टर्म में है ना 1, तो इनका सम होएगा n। और आगे क्या चीज़ है, आगे माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस वाले हैं, सबका डिनोमिनेटर n+1 है। और स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में है 1, फिर 2, फिर 3, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। कहाँ तक है, n तक। तो ये तो आपको आता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फॉर्मूला लगा देते हैं फिर, n इंटू n+1/2, तो n+1 से n+1 गया, n-n/2 = n/2। ठीक है भाई, तो फिर से आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। तो ये देखो भाई, अब इसके अंदर आपको डाउट नहीं होना चाहिए था, फिर भी डाउट है तो पहले तो मैं आपको वैसे ही बता दूं कि नॉर्मली कैसे कर लोगे, फिर मल्टीप्लाई करना और बता देता हूँ इसका। आ ही गए हो देखने के लिए। देखो 999 इंटू 999, ये एक्चुअल में होएगा क्या, इंटू 999 इसका स्क्वायर प्लस 995 डिवाइडेड बाय 999, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं ना, इंटू 999, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट बताओ मुझे, 9 में 81, एक होएगा, एंड में 9 है तो उसके स्क्वायर का 1, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 6 आएगा, जो भी अपना आंसर है। आंसर इज ऑप्शन बी। तो यूनिट डिजिट का एक तो यूज़ किया करो, बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें आप कर सकते हो, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 999 को 999 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 999 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, उस नंबर में से 1 घटा दो, 123 को 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 122। फिर क्या करो, 9 में से 2 गए, यहाँ राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर देना, राइट हैंड यहाँ से, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे 546 इंटू 999 अगर ये करना है तो 545, इस नंबर में से 1 घटाओ, फिर यहाँ से 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, ऐसे। एक और बता देता हूँ, 786 इंटू 999, ये इसको 1 कम कर दो 785। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 7 गए 2। ऐसे ही आप 999 को 999 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 घटा दो 999 में से 998, फिर 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, तो ये हो गया भाई। और इसके अंदर 995 जोड़ोगे तो यही आंसर आ जाएगा।
तो देखो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये 999 प्लस 1/7 ये ऐसे है। 2 1/3 का मतलब होता है 2 + 1/3। 2 × 1/3 नहीं होता है ना, ये तो पता है, कॉमन सेंस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने स्टूडेंट्स को ये गड़बड़ करते देखा है कि 999 कॉमन ले लिया, फिर 1/7, फिर 2/7 एंड सो ऑन, ऐसे सोल्व कर देते हैं इसको। और एग्जामिनर ने भी जुगाड़ कर रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है कि ऐसे करेंगे। तो देखो भाई ये प्लस में है, ये इनटू में नहीं है। इनटू में होता तो आप कॉमन ले लेते, ठीक है। प्लस में है यानी कि यहाँ पर मामला ऐसे चल रहा है, +2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस एंड सो ऑन 999 प्लस 6/7। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, प्लस में है तो ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मेरे को। अब तो समझ में आ गई। तो कितने 999 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 999 × 6। तो देखो 1000 से 1 कम है तो 6000 - 6, ऐसे मैं देख सकता हूँ। तो सारे 999 का तो मैंने हिसाब कर दिया। उसके अलावा क्या बचे, 7 वाले टर्म। तो 7 मैंने नीचे एलसीएम लिया, 1 + 2 + 3 कहाँ तक गया मैं, 6 तक। तो इन सब का सम आप इजीली कर सकते हो। 4 तक तो वैसे भी 10 होता है, और 10 और 11 21, तो 7 थी 21, तो यहाँ पर आ गया 3। तो -6 + 3 यानी कि -3, तो 6000 से 3 कम, यानी कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होएगा। समझ में आ गई बात, सिंपली कर सकते हैं इसको। तो ये तो भाई बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर अंडर रूट है, वो प्रॉब्लम कर रही है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो 1 + x/9 = 169/9। अब ये 1 प्लस समथिंग है, तो ऐसे केस में या तो मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे तोड़ देता हूँ कि 1 आ जाए। 1 कब आएगा, जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 + 160/9 हो जाएगा। तो 1 + x/9 है। कंपेयर करो चीज़ों को, x = 160। अदरवाइज ऐसे नहीं भी कर पाओ तो कोई बड़ी मतलब कि वो बात नहीं है कि भाई क्यों नहीं कर पाए। अरे नॉर्मली कर लो, ऐसे क्यों बिना वजह की टेंशन लेनी है। इस 1 को इधर भेज दो, -1, दिक्कत ही क्या है। देखो तो 9 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, 160/9। जब सोल्व करोगे तो x की जगह 160 आ गया। अब लगा देंगे। तो पिछले क्वेश्चन को एज ए डाउट देखने आए तो ये कर लो फिर, ठीक है, ये भी करो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो 1 - x³/100 = इस साइड भी स्क्वायर करोगे तो 3 × 3 = 9/25। अब इसको भेज दो उधर, इसको ले आओ इधर। 1 - 9/25 यानी कि 16/25 = x³/100। 25 चौके 100। अब इस 4 को ऊपर भेजना पड़ेगा ना उधर, तो 16 चौके 64। x³ = 64, देयरफॉर x = 4। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो भाई अब हम करने वाले हैं आगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये टॉपिक जो है ये इजी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर बेसिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी क्लियर ना हो, उतनी डीप ना हो, तो ये ट्रिकी पड़ जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी बातें हैं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस निकाल पाओगे अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से उन चीज़ों के ऊपर सोचोगे। अगर कोई डाउट आएगा तो रोक के फिर सोचो उस चीज़ के ऊपर कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या है, उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है? तो वो चीज़ देखते भाई। तो फ्रैक्शन होती है भाई समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, इस फॉर्म में। जैसे 3/7 ये एक फ्रैक्शन है। मतलब कि फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में बताऊं तो एक अंश और एक हर। और जो फ्रैक्शन है, मान लो फ्रैक्शन = f, तो n/d, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये इस फ्रैक्शन की वैल्यू है। मतलब कि 3/7 एक फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 3/7। तो इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक्चुअल में फ्रैक्शन होती क्या है, देखो फ्रैक्शन होती है कि किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया गया। अगर 15/3 में लिखता तो आप क्या बोलते, तो आप लिखते कि भी 5, 3 × 5 = 15। तो एक चीज़ को दूसरे से डिवाइड करना ही फ्रैक्शन होता है। लेकिन कभी कभी कुछ नंबर दूसरे से डिवाइड नहीं होते, जैसे 3 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश तो की जा रही है ना। 3 को 7 से डिवाइड करने पर जो भी आया, अभी इंटीजर नहीं आया, लेकिन जो भी आया वो यहाँ पर रख दिया गया है। 3 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3/7 आ जाता है। जैसे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5/1 यहाँ पर रख दिया गया है ना। तो 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5/1 आता है। ऐसे ही 3 को 7 से डिवाइड करने पर 3/7 आता है। मतलब कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा
फिर आपको ये पता चलेगा कि न्यूमरेटर और ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है, इनका वैल्यू पर क्या असर पड़ता है कि 15/3 का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इस फॉर्म में। और हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू है ये यहाँ पर जो आएगा, जैसे 15/3 में क्या आता है 3 5 15, ये खत्म हो गया। ऐसे ही 3/7 में क्या आएगा देखो, अब आपको लगेगा कि भाई 3/7 में क्या आएगा, 7 3/7 पर गया तो 3/7 पर जाएगा तो 3 आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 3/7 वैल्यू हो गई, समझ गए। तो देखो, तो वैल्यू है जो चीज़ यहाँ पर आएगी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 1000/20, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो अगर अभी जो वैल्यू है वो 50 है, लेकिन अगर मैं इस डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं, अगर मैं 20 की जगह पर 100 कर दूं तो क्या होएगा, तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी ना, तो 100 ढाई 10 पे चला जाएगा, फिर 100 10 1000। तो अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो क्या होएगा, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। अगर भाग देने वाली चीज़ को बढ़ा दोगे तो वो कम पर भाग जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और लेकिन अगर आप इस चीज़ को बढ़ा दोगे, इस चीज़ को बढ़ा दोगे तो फिर ज़्यादा आंसर आएगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि न्यूमरेटर के अंदर जो भी चेंज आएगा, ऊपर वाले के अंदर जो भी चेंज आएगा, वो डायरेक्टली, न्यूमरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर कुछ गुना हुआ, न्यूमरेटर 2 गुना हुआ तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी। न्यूमरेटर 3 गुना हुआ तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर घटेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी। अगर डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर ये भाग करने वाला बढ़ गया तो वैल्यू घट जाती है, तो डिनोमिनेटर जो बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर 3 गुना हुआ तो वैल्यू 1/3 गुना हो जाएगी। बाकी हमें 3 गुना 1/3 गुना का काम नहीं है, लेकिन आपको जस्ट ये समझना है कि डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर जो भी चेंज आएगा उससे अपोजिट चेंज वैल्यू के अंदर आएगा। और ये चीज़ हमने गुणा में देखनी है, एडिशन में नहीं। एडिशन में नहीं देख सकते कि भाई डिनोमिनेटर में 3 जुड़ गया तो वैल्यू 3 घट गई, नहीं, गुणा के टर्म्स में देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक और बात देखो अब जरा, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई मेरे पास एक फ्रैक्शन है 10/13 और एक और फ्रैक्शन है 7/13, तो आप क्या बोलोगे कौन सी बड़ी है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये बड़ी है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर बढ़ गया, 7 के कंपैरिजन में न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर तो बढ़ा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर इसी के कंपैरिजन में 7/13 के कंपैरिजन में मैं ये कर दूं 7/6 या फिर 7/11 ऐसे कर दूं, तो अब आप देखोगे कि डिनोमिनेटर घट गया, न्यूमरेटर जो ऊपर वाली चीज़ है वो उतनी है। अगर ये चीज़ घट गई, देखो ऊपर वाली चीज़ के कारण कोई चेंज नहीं आया, लेकिन नीचे वाली चीज़ घट गई, तो ये घटेगी तो फ्रैक्शन बढ़ेगी, तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि ये वाली चीज़ है ये बड़ी है, ये वाली चीज़ बड़ी है और यहाँ पर ये वाली चीज़ बड़ी है। तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। और एक और बात, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बदल जाएं तो हम कैसे बताएंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो वही तो मैं आपको यहाँ पर समझाने आया हूँ। क्लियर है, तो चलिए भाई वही चीज़ समझते हैं अब। तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसकी जड़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो दो फ्रैक्शंस हैं 4/11 और 3/8। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले 7/10 और 5 या फिर ये लगा लो 9/10, 7/10 और 9/10 को जब आप कंपेयर करते हो तो आप डायरेक्टली बोल देते हो कि 9/10 बड़ी है। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, फिर ऊपर में जो भी चीज़ बड़ी होएगी वो फ्रैक्शन बड़ी है, जो छोटी होएगी वो छोटी है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आया है ये इसी सोच के साथ आया है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हो कि भाई 8 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब ये होता है देखो कि डिनोमिनेटर को सेम करना, 11 से 3 को यानी कि 11/11। तो एक बार इसका ओरिजिन देख लेते हैं, फिर तो ये बता ही दूंगा। तो इस साइड हो गया 8 चौके 32/88 और इस साइड हो गया 11 तिये 33/88। तो साफ साफ दिख रहा है कि 33 इज ग्रेटर देन 32, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, क्योंकि हम
ऊपर और नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं आता वैल्यू के अंदर। क्लियर है? तो एक्चुअल में हम डिनोमिनेटर सेम ही कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, जब हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, हम डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि फिर तो उसके बाद वैसे भी जो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है ये न्यूमरेटर पर डिपेंड करता है, ऊपर वाले पर डिपेंड करता है। तो इसी कारण हम क्या करते हैं कि भाई ताकि हमारा काम जल्दी से हो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 चौके 32, फिर यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर न्यूमरेटर की जगह पर 11 तिये 33, ये वाली बड़ी है। हमें पता है नीचे 11 और 8 का प्रोडक्ट आएगा 88, लेकिन उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो हम खुद ही जानबूझ के सेम कर रहे हैं। तो ये मेथड है भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पहला मेथड। जब छोटी छोटी वैल्यूज हों, 4/11 3/8, उतनी छोटी वैल्यूज हों कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ईजिली, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लो, बेस्ट है। अगर थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं तो उनको कैसे हैंडल करेंगे वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, मैं आपको बताऊंगा। अब एक बार आप मेरे को क्या बताओगे कि भाई 24/29 और 5/6 इनमें कौन सा बड़ा है ये देखो, और 5/13 और 7/12 इनमें कौन सा बड़ा है ये देखो। तो देखो 6 × 24, 24 × 144 और 29 पंजे 145, तो भाई ये वाली बड़ी है। 12 पंजे 60 और 13 7 91, ये वाली बड़ी है। तो समझ में आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये मेथड है सिंपल सा। अब इसके बाद मेथड आता है भाई जस्ट अप्रोक्सीमेट इट। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको जस्ट अप्रोक्सीमेट करके ही आपके एग्जाम के अंदर आंसर आ जाएगा, जस्ट अप्रोक्सीमेट करके ही। कैसे? और ये नहीं है कि तुक्का आएगा, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, नहीं, आंसर की गारंटी है, हम फ्रैक्शन की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे, आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपको कंपेयर करना है 7/170, 11/223 और 9/161। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 7 × 223, 11 × 170, मतलब दिक्कत पड़ेगी ना, 11 × 161 दिक्कत पड़ेगी। तो अब क्या करो, देखो भाई कई क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, 7 × 7 डिवाइडेड बाई 7 दूनी 14, 4 बचा, देखो 7 दूनी 14, 3 बचा, 4 नहीं, 3 और 0, तो 7 चौके 28, तो 24 प्लस समथिंग, 24 प्लस। तो एक्चुअल में ये क्या है 1/24 प्लस, 24 प्लस मैं क्यों लिखता हूँ कि जब 1 से डिवाइड किया तो 24 पॉइंट समथिंग आया, ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है प्लस माइनस की, वैसे रेयरली पड़ती है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं जब पता ही है यहाँ पर कुछ बचा था। तो देखो, तो क्या लिख दिया 1/24। ठीक है, अब 11 से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 11 एकम 11, मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्यों लिखें यार, क्योंकि क्वेश्चंस निकल जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो 11 दूनी 22, अब 3 पे जाएगा नहीं, तो भाई 20 प्लस, तो जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आई, ये 1/24 के लगभग, ये 1/20 के लगभग, और जब मैंने इसको 9 से डिवाइड कर दिया तो 18 नहीं में 162 होता है ना, तो 18 से थोड़ी सी छोटी है, 18 माइनस, लेकिन 18 से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन हमने तो सिर्फ ये देखना है ना, ये वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना, ये वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, समझ में आ रहा है। 24 और 20 कितनी दूर हैं, 20 और 18 दूर हैं। तो यहाँ पर जो हमने डिवीज़न किया, ऐसा तो नहीं किया ना कि आपने भाई 20 की जगह 18 लिख दिया हो, ऐसा तो नहीं है, 18 समथिंग लाइक 18 के आसपास ही है, तो इतना तो हम अप्रोक्सीमेट कर ही रहे हैं। तो भाई ऊपर हमने क्या किया, जब हमने इनको काटा तो न्यूमरेटर आपका सेम हो गया 1, तो नीचे जितनी बड़ी चीज़ होएगी वो सबसे छोटी होएगी फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मैं इनको नाम दे देता हूँ A, B और C। अब देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, यानी कि C इज़ ग्रेटर देन, फिर उसके बाद इन दोनों में सबसे बड़ी क्या है B, C इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन A। समझ में आ गई बात, ये सबसे छोटी है बेचारी। एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, तो चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो भाई जैसे 9 बटे, और एक्चुअल में ये चीज़ें ऐसे यूज हो रही हैं आपके एग्जाम के अंदर, 13/421, 4/173, ये देखो। तो भाई इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, अब मैं अलग से नहीं लिखूंगा ना 1/, ऐसे करके, अब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है, सीधा यहीं पर लिख कर देख लेंगे, पता है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो भाई 9 तिये 27, तो 6, 9 7 63, 37 प्लस समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग, 13, तो भाई 13 तिये 39, 3 और 0, 13 दूनी 26, 32 समथिंग, 4 4 चौके 16, 4 तिये 12, 43 समथिंग। तो ऐसी ऐसी वैल्यूज़ दे रहा है एग्जामिनर, तो सीधा सीधा पता लग रहा है इसके अंदर सबसे छोटा ये है, ये B वाला, यानी कि B इज़ ग्रेटर देन, फिर ये A वाला 37,
सबसे बड़ा बी है, क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, ठीक है। डिनोमिनेटर छोटा मतलब फ्रैक्शन बड़ी, और ऊपर सब में 1 ही है, हम काट रहे थे ना उसी से। इज ग्रेटर देन सी, ये सबसे बड़ा है, तो यानी कि फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट मेथड जो आपके सामने आता है फ्रैक्शन कंपैरिजन करने का, वो आता है भाई चेंज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या चेंज आया है वो हमने देखना है। और चेंज हमेशा किस चीज़ में देखते हो? चेंज हमेशा देखते हो गुणा में। जैसे कि अगर मैं आपको पहले एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग बता दूं कि 221 बटे 3135, ये मैंने आपके सामने लिख दिया एक फ्रैक्शन भाई, ठीक है। तो अब अगर मैं ये बताऊं कि एक और फ्रैक्शन है जो कि 221 बटे 3135 इंटू 2/2 है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सी बड़ी है? तो आप बोलोगे बराबर है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? तो अब हम क्या देखेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर न्यूमरेटर को फायदा हुआ, न्यूमरेटर को फायदा हुआ तो फ्रैक्शन को फायदा होगा, ठीक है। मतलब कि न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ी तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। अगर डिनोमिनेटर को फायदा हुआ, मतलब कि डिनोमिनेटर बढ़ा, तो हमें नुकसान होएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर को जो फायदा हुआ वो ज़्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर के फायदा से। न्यूमरेटर का फायदा ज़्यादा होएगा डिनोमिनेटर के फायदे से, तो मतलब कि फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। डिनोमिनेटर हमसे दूसरी टीम में है, ऐसे मान लो हम फ्रैक्शन की साइड हैं और डिनोमिनेटर हमसे दूसरी टीम में है, हमसे दूसरी टीम वाले को ज़्यादा फायदा हुआ तो हमारा नुकसान है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ कि इंटू 3/2, तो आप ये देखोगे न्यूमरेटर अपनी टीम में है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर 3 गुना हुआ, डिनोमिनेटर 2 गुना, तो न्यूमरेटर ज़्यादा फायदा हुआ। न्यूमरेटर को हमेशा गुणा में देखना है, जमा में मत देख लेना। तो न्यूमरेटर को ज़्यादा फायदा हुआ, मतलब कि फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ी है, मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है पहले वाली से, बढ़ गई इसकी वैल्यू। और अगर यहाँ पर हो गया भाई, कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये डिनोमिनेटर को ज़्यादा फायदा हो गया भाई, हमसे दूसरी टीम वाले को फायदा हो गया, ये तो वैल्यू को घटाकर मार डालेगा, देखो कितना फायदा हो गया। तो यहाँ पर अब इस फ्रैक्शन की वैल्यू घट गई है, ये सिंपल सी वैल्यू, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कई और भी तरीकों में इसको देख सकते हैं, इस चेंज को। आपके सामने मैं एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, ये तो थी अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो देखो 11/135 और 12/157, एक बार इनको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ, देखो कितने पास पास 11 12 ऐसे है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, वो आप कर लेना। तो देखो आप ये देखो न्यूमरेटर कितना बढ़ गया, गुणा में देखो न्यूमरेटर 1 बढ़ गया, कितने पर? 11 पर, 1/11। न्यूमरेटर जो है वो 1/11 बढ़ गया। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ गया, अगर मान लो डिनोमिनेटर 1/11 से भी ज़्यादा बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ गया तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो यानी कि बाद वाली फ्रैक्शन कम है पहले वाली से। अगर न्यूमरेटर कम ही बढ़ पाया, डिनोमिनेटर सॉरी कम बढ़ पाया 1/11 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखते हैं भाई, तो पहले ऊपर जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 11/1, मतलब कि 1/11। तो इसको मैं 11 से डिवाइड करके देख रहा हूँ कि इसका 1/11 कितना है, ठीक है। तो 11 एकम 11, बच गया 1, बच गए 2, और 11 दूनी 22, तो 12 प्लस समथिंग है। तो इसमें अगर आप 12 जोड़ते हो तो ये हो जाता है भाई 147, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 157 है, मतलब ये 1/11 से ज़्यादा बढ़ा है, 1/11 से ज़्यादा बढ़ गया है। अगर 1/11 बढ़ता तो 147 के आसपास होता। तो यानी कि डिनोमिनेटर जो है ना भाई साहब, न्यूमरेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ गया। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ गया तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, यानी कि ये जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है ये छोटी है, ये छोटी है। ये 1/, जैसे ही आपने इसको देखा ये 1/11 बढ़ गया। और अदरवाइज इसको आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते थे, यहाँ पर तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट कर सकते थे, ये मत सोचना कि अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, अब तो भाई तीसरे नंबर वाला ही लगाना है ना। हम ट्राई करेंगे, अगर छोटी छोटी वैल्यूज होंगी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और अगर थोड़ी सी ऐसे इस टाइप की वैल्यू हुई और हमारे पास ऊपर नंबर है, हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो चट से डिवाइड कर दो, जस्ट अप्रोक्सीमेट करो, 99% क्वेश्चंस आपके इन दो से आ जाएंगे। अदरवाइज और भी बड़े बड़े मेथड हैं मेरे पास जो मैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करके दिखा दूंगा, लेकिन जब 99% क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, आपके सारे निकल रहे हैं, तो बिना वजह प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। और इनकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ पर भी ये यूज़ होंगे, ठीक है। तो देखो
क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चेंज देखो। इस 12/157 को ही 13/181 से कंपेयर करो। तो यहाँ पर न्यूमरेटर बढ़ गया 1/12 पर, 1/12। तो मैं इसका 1/12 देख लेता हूँ, 12 से डिवाइड करके। 12 एकम 12, तो बच गया 3, 12 3 36। तो अगर ये 13 बढ़ेगा तो ये 13 तो बढ़ा नहीं, 13 से तो ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अगर ये 13 बढ़ता तो 170 होता। 157 + 13 170। तो डिनोमिनेटर फिर से ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो गई। तो ये सेकंड वाली ये जो फ्रैक्शन है कम हो गई। न्यूमरेटर उतना नहीं बढ़ पाया जितना डिनोमिनेटर बढ़ गया। क्लियर है भाई। और यहाँ पर आप ऐसे डिवाइड भी करते तो भी हमें इजीली पता लग जाता। देन नेक्स्ट जो मेथड है आपका फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का है, दैट इज ऑब्जर्विंग पैटर्न। तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो अब ये जो पैटर्न है किसी भी तरह का आ सकता है, ये हमें कॉमन सेंस से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कोई फिक्स चीज़ यहाँ पर ऐसे बताई नहीं जा सकती। आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ये करके बताऊंगा। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे देखते हैं पैटर्न को, जो अपनी बेसिक नॉलेज है कि भाई फ्रैक्शन होती क्या है, उसके बेस पर हम देख लेते हैं जिस तरह का वो क्वेश्चन देता है। तो चलिए अभी अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। और सारे एग्जाम से ही उठाए मैंने, ताकि इनके ऊपर आप ये चीज़ें लगा कर देख सको। और सारे 2017 के मेन से ही उठा लिए फिर कि भाई उन पर लगा कर देखो, क्योंकि ये कैलकुलेटिव बताया गया है 2017 का मेंस। तो देखो भाई है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी छोटी तो वैल्यू है, 3 9 7 है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 × 308 देखते ही पता लग गया कि भाई 924 है। देखते ही पता लग रहा है कि नहीं, 3 3 900 और 3 8 24। और ये पता लग रहा है कि भाई 990 है, 9 × 110। तो सीधा पता लग गया ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है ना। तो पहले वाली ये जो चीज़ है ये ठीक है। अब अगले वाली चेक कर लेते हैं। तो 9 × 225, तो 9 दूनी 1800 और 25 में 225, तो भाई 2025। और इसको 7 से करेंगे तो 7 ये 2156। तो भाई ये वाली चीज़ बड़ी है, तो पहले वाली सच है। तो देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम चल रहा है, बेशक से नीचे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो। और आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करके देख लो यहाँ पर क्या आएगा। 3 3 9, 3 7 21, 37 के आसपास है ये। ठीक है, देन 9 9 3 27, 9 चौके 36, 34 के आसपास है। 7 7 21, 7 दूनी 14, 32 के आसपास है। तो देखो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा ये है, क्योंकि यहाँ पर 32 छोटा आया है डिनोमिनेटर में, फिर ये है, फिर ये है। तो हमने डिवाइड करके भी पता लग गया। तो हमें जानबूझकर प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक मेथड से देखो निकल रहा है एक्चुअल क्वेश्चन। हाँ, और नीचे जो है तो पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू है, यही थी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। नीचे तो वैसे दूसरा क्वेश्चन आया है। तो भाई यहाँ पर कितने 99 है, 1 2 3 6 है भाई, 6 तक गया है। तो 99 × 6, तो ये आपको दिख रहा है 100 - 1, मतलब कि 600 - 6। ये आप मन मन में देख सकते हो 600 - 6। फिर आप ऐसे देख सकते हो, जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन कराया है इससे पिछले वीडियो के अंदर, उसके अंदर भी ये 1/7 2/7 था, और उसके अंदर ये 9 था। और ये दोनों क्वेश्चन हैं पिछले सालों के। एक तो 2017 मेंस का ये वाला, और एक इससे पहले दिया था एसएससी ने। तो देखो ऐसे वो एक हिसाब से रिपीट हुआ है ना, ये भी है ना। तो देखो भाई अब ये सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पर हमें जब भी ये बोलता है ना कौन सी चीज़ सच है, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालता हूँ कभी भी, आपको भी नहीं निकालनी चाहिए। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 600 माइनस मतलब कि 200 279 से बड़ा है। एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं, नीचे 7 एलसीएम लेकर 1 + 2 + 3 6 तक जाएंगे, 21/7 3 ऐसे आ जाएगी। लेकिन ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो यानी कि ओनली 1 इज ट्रू। क्लियर है। तो जब भी ऐसे हो ना, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, चीज़ों को कंपेयर करना हो, तो ये देखा करो कि भाई ये झूठी हो गई तो खत्म बात, पूरी वैल्यू मत कैलकुलेट किया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 2 तो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस वाले हैं और एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसको करते हैं सबसे पहले सोल्व। तो देखो भाई सबसे पहले मैं इंटीजर्स को सोल्व करूंगा, ये चीज़ आपको बताई है। तो 11 + 17 28, और आगे दोनों माइनस के हैं, 5 और 2 7, 28 में से 7 गए 21। ठीक है, अब बाकियों को सोल्व करते हैं। इस 1/2 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे आप 2/4 देख पा रहे हो। 2/4 + 3/4, ये आ गया 5/4। अब इस नेगेटिव वालों को सोल्व कर लेता हूं मैं। तो 1/5 और 1/10, तो 1/5 को मैं देखता हूँ ऊपर नीचे, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम करता हूँ ना मैं ऐसे। तो ये हो गया 2/10 मन ही मन में, तो ये 3/10, तो यानी कि -3/10। तो 10 × 5 = 50, 4 × 3 = 12, 50 - 12 38/40, तो ये हो गया 21 38/40।
तो भाई इसको एक बार सोल्व कर लो। इसको मैं ऐसे मिक्स बनाना नहीं चाह रहा, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो देखो 20 दूनी 40, बच गया 3 उतार लिया 9, 20 एक कम 20, 19/20। तो इक्वल निकली कि नहीं, एक बार इसको काटो इक्वल हो जाएगी 2 19 2 20। ठीक है, तो यानी कि पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है। क्लियर है। और अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, ओनली 3 इज ट्रू। तो देखो पहले वाली तो ट्रू निकला ही हमें पता है, तो नन इज ट्रू वाला तो हो नहीं सकता कि भाई कोई भी ट्रू नहीं है। और क्या ओनली 3 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, जब पहले वाली ट्रू है, अगर तीसरे वाली ट्रू भी हो गई तो भी ओनली 3 थोड़ी होएगा, पहले वाली तो है। तो ये भी नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता। तो इसका मतलब ये दोनों फॉल्स होंगी, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर इज ओनली 1, ऑप्शन 1। लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर फ्रैक्शंस कंपेयर करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये कंपैरिजन सिखाना है ना भाई। तो चलो अब मैं कंपेयर करके बता देता हूँ आपको। तो देखो सबसे ऊपर वाले के अंदर आप क्या करोगे, 9 से कैंसिल आउट कर लो, 9 एकम 9। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9 एकम 9, तो नीचे हो गया 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो बच गए 8, 9 नी में 81, 119 प्लस। अब मैं इसको 11 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 11 एकम 11, तो ये भाई 1127 है। तो 11 से 1100 100 पर जाएगा और आगे 27 जो जाएगा वो 2 पर, 11 दूनी 22, तो ये 102 सीधा सीधा दिख रहा है। और आगे 12 से 1200 है, देखो कितने अच्छे वैल्यूज दिए हैं, रियल एग्जाम का क्वेश्चन है। 12 से 1200 100 पर जाएगा और 19 जाएगा 1 पर, 12 एकम 12, तो 101। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन ये है, क्योंकि यहाँ पर नीचे सबसे छोटा है, उसके बाद ये है, तो यानी कि ये गलत है ना, नीचे वाले भी गलत ही निकलेगी। अब नीचे वाली को कंपेयर करते हैं, एक्चुअल में एक बार कंपेयर करें ना, एग्जामिनर ने ये ना दिया हो और आपसे ऑर्डर पूछ लिया हो, फिर क्या करोगे। तो देखो अब यहाँ पर एक पैटर्न देखना, कभी कभी पैटर्न मिलते हैं। क्या पैटर्न मिलते हैं कि यहाँ पर देखो उसने 4 जोड़ दिया, ये तुक्का नहीं लगता, वो जानबूझ के करता है। यहाँ पर 4 जोड़ दिया, यहाँ पर 4 जोड़ दिया, यहाँ पर 4 जोड़ दिया, अरे वाह। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पर अब हम चेंज को देखेंगे, तो यहाँ पर ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे इसको ऐसे, मतलब कि टीडीएस कैलकुलेशन हो जाएगी, और ना ही आप इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर पाओगे। अप्रोक्सीमेट करने में भी मतलब कितने पॉइंट्स में जाओगे, बराबर सा ही आएगा। तो यहाँ पर अब उसने पैटर्न दे दिया ना, मतलब वो रास्ता दे देता है आपको जब वो चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो भाई यहाँ पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि न्यूमरेटर भी 4 बढ़ गया और डिनोमिनेटर भी 4 बढ़ गया। एक बात इमेजिन करो कि 2 बंदे हैं, एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। तो इस राम की जगह नाम रख लेते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, नाम और डाम रख लेते हैं, चलो मजाक कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो राम की जो सैलरी है वो 149 है, राम की सैलरी, और उसकी सैलरी 4 रुपये बढ़ गई। और जो श्याम की सैलरी है वो 151 है, उसकी सैलरी भी 4 रुपये बढ़ गई। तो परसेंटेज में देखो किसकी सैलरी परसेंटेज में ज़्यादा बढ़ गई, रुपए में तो उतनी ही है, लेकिन ये 4 जो है ये छोटी वैल्यू का ज़्यादा परसेंटेज होएगा ना। अगर आपको इसमें डाउट हो तो क्या करें, हम एक्सट्रीम वैल्यू लेकर देखते हैं कि राम की सैलरी मैंने मान ली 149 पर 4, श्याम की सैलरी ज़्यादा है, मैंने इसकी सैलरी मान ली 1 लाख। अब बताओ किसी की सैलरी 149 रुपये है, उस पर 4 बढ़ी, किसी की सैलरी 1 लाख रुपये, तो 1 लाख वाला तो मतलब ये सोचेगा अरे क्या ही बढ़ी। तो परसेंटेज में यहाँ पर तो कोई खास चेंज आया ही नहीं ना, यहाँ पर फिर भी नीचे वाले के कंपैरिजन में चेंज आया है। तो भाई यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर परसेंटेज में ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि 4 जो है वो 149 के कंपैरिजन में ज़्यादा परसेंटेज है, 151 के कंपैरिजन में देखेंगे तो, ठीक है। 149 के कंपैरिजन में कितना भी, ये 151 के कंपैरिजन में कितना भी बड़ा हो, पर बड़ा तो है ज़्यादा परसेंटेज, यानी कि न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना ये बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। और ऐसे ही यहाँ पर 153 में 4 बढ़ना और 155 में 4 बढ़ना, 4 जो है वो 153 के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर भी ये जो साइन है ये उल्टा होएगा, समझ में आ गई बात। तो कभी कभी ये जो कॉमन सेंस यूज़ करके हमें करना पड़ता है, तो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को करते करते सीख जाओगे, जब एक बार आपको इस कॉमन सेंस की पूंछ पकड़ में आ जाए कि हाँ ये लॉजिक होता है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको क्वेश्चंस के थ्रू बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, फिर आप अपने आप सीख जाओगे अप्लाई करते करते, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर सिखा तो रहा ही हूँ मैं। अब एक बार ये और कंपेयर करो भाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू।
तो भाई देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपको दिख रहा है, कर सकते हैं, दिक्कत ही क्या है। 3 एकम 3, 3 में 27, 273, 5 एकम 5, 5 7 35, सबसे इजी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई होगा यहाँ पे, डिवाइड भी उतने इजीली नहीं होएगा। तो ये वाली चीज़ बड़ी है, सीधा सीधा दिख रहा है, ये वाली जो रिलेशन है वो ठीक है। अब 5 × 99 करोगे तो 500 - 5 495, 7 × 91 करोगे 7 एकम 7, ये वाली चीज़ बड़ी है, दिख रही है। तो यानी कि ऊपर वाला केस तो भाई सच्चा है, और यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे हैं कि दोनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो नीचे वाले केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा अब आपको लगा होगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव, तो कोई नहीं, अब अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, काट लेते हैं। 11 एकम 11, तो यहाँ पर हो गया 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 प्लस 12 एकम 12, तो यहाँ पर क्या हो गया 12 एकम 12, 12 × 3 = 36, 13 प्लस, और यहाँ पर है 13 एकम 13, तो 13 एकम 13, यहाँ पर बच गया जी 5, तो 13 चौके 52। अब आप बोलोगे 13 प्लस, तो 13 प्लस मत बोलो इसको, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी कॉमन सेंस काम आएगी। यहाँ पर मान लो ये है 13, ये है 14, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसके ऊपर ध्यान दो, जब 12 से आप काट रहे थे तो 12 एकम 12, 3 बचा और 7 बचा, 12 × 3 = 36 और 1 बच गया, तो 13 प्लस समथिंग यहाँ पर है 13 पॉइंट समथिंग, 13 से जस्ट 1 बचा था। अब 13 से जब आप काट रहे हो तो 13 एकम 13, 5 बच गया 51, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, यहाँ पर 1 की कमी थी, जस्ट 14 से जस्ट कम है, तो ये फिर भी बड़ा है, तो इसको मैं 14 लिख लेता हूँ कि लगभग 14 ही है। भाई अभी अभी हमने ये देखा तो इतना तो याद रहेगा ना, यहाँ पर 1 बचा था, ये 14 से जस्ट छोटा है, ये 13 से जस्ट बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ये सबसे छोटा है ना डिनोमिनेटर, तो ये सबसे बड़ी है, ये ठीक है, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये, यानी कि रिलेशन ठीक है ये वाली। तो समझ में आ गई बात, मतलब कि मैं आपको ऐसे फिक्स नहीं बताऊंगा कि इसको भाई 13 प्लस लिख लो, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस खुद भी यूज़ करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2। समझ में आ गई बात। तो अब एक बार ये और देखो भाई, क्योंकि अब तक एक चीज़ तो मैंने आपको बताई ही नहीं थी कि भाई ऑब्जर्व कैसे करते हैं पैटर्न को। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है ना आपको 96, 97, 95, तो अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो भाई महाभारत हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करते हैं, 95, 96 और 97, ये फिर 96, 97, 98, ये 4 वैल्यूज एग्जामिनर ने उठाई और आपको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि चारों पास पास हैं और चारों वैल्यूज बड़ी हैं। तो फिर हमने क्या किया, कन्फ्यूजन को दूर किया। मैंने क्या किया, इन वैल्यूज को छोटा करके यूज कर लेते हैं ना, छोटा करके, इसका मतलब उसने 95, 96, 97, 98 यूज किया ना, मैं तो 1 2 3 4 यूज करूंगा। हट भाई, हम तो 1 2 3 4 यूज करेंगे, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कर लेंगे। तो देखो पी की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ पर क्या रख लिया, मैंने रख लिया 2, 96 की जगह 2 रख लिया। अब इससे 1 कम, 95 रखा ना उसने, हमने 1 रख लिया। 2 से 1 ज़्यादा, हमने रख लिया 3। तो Q की वैल्यू क्या है, उसने रखा 97, इस 2 से 1 बड़ा यानी कि 3, और नीचे हमने रखा 3 से 1 छोटा 2, और आगे हमने रखा 3 से 1 बड़ा 4। अब R की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 97 यानी कि ये 3। ठीक है, अब देखो कितने मज़े से इनको कंपेयर करते हैं। ये है 2/3, तो परसेंटेज याद है कुछ 66.66, तो परसेंटेज को भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर ऐसे 2/3 को कंपेयर करना है किसी चीज़ से, और यहाँ पर है 3/8, तो ये क्या है, ये है 37.5%। तो देखो अब कितना फासला हो गया। यहाँ पर एक्चुअल में PQR में इतना फासला नहीं है, लेकिन हमने वैल्यूज इतनी छोटी ले ली, हमने तो बड़ा और छोटा देखना है ना, बड़ा और छोटा देखना है। जब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस सर्कल में और इस सर्कल में कौन सा बड़ा है एरिया में, तो आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन अगर इनको मैं जूम कर दूं ऐसे कि इस सर्कल में और इस सर्कल में कौन सा बड़ा है, फिर आप बोल देंगे ये बड़ा है। तो यही काम हम यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करके कर रहे हैं। और 1/3 क्या है, 33.33, बस। तो यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी है P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R। तो ऐसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा है भाई, एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 का, R इज लेस देन Q इज लेस देन P, दैट इज ऑप्शन 2। क्लियर है। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर।